तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर ली यूजिन से, जो मोनोलॉग में बताता है कि आज से 15 साल पहले ड्यूस एक्स मशीना नाम का VR गेम लॉन्च हुआ था और तब से वो इसके साथ प्यार में पड़ गया। उसने अपनी ज़िंदगी के 15 साल इस गेम को खेलते हुए बिता दिए और अब सीन शिफ्ट होता है 15 साल बाद, जहाँ पर यूजिन एक ब्लैकस्मिथ शॉप यानी कि लुहार की दुकान के बाहर खड़ा हुआ है। तो दरअसल यूजिन को इस गेम की लत लग गई थी, इस कारण उसे इस गेम में अपने सारे एसेट्स को खो दिया। अब वो यहाँ पर एक टॉप ग्रेड वेपन की तलाश में आया है और अब वो शॉप के अंदर जाता है, जहाँ पर अल्टार में उसे एक स्वॉर्ड रखी हुई मिलती है। तो ये स्वॉर्ड उसकी आखिरी होप है दोबारा टॉप पे क्लाइम करने की। अपने 15 सालों के एक्सपीरियंस में उसने कई सारे जॉब किए हैं। वो स्क्वाड्रन लीडर रहा है, गिल्ड मास्टर रहा है, यहाँ तक कि इस गेम का एडमिन भी रहा है। तो इस कारण उसे इन गेम करेंसी की कोई दिक्कत तो अभी फ़िलहाल है नहीं। तो अब वो सारी करेंसी अपने साथ लाया है इस उम्मीद में कि वो इस वेपन को काफ़ी ज़्यादा रिफाइन कर सके और उसे एक टॉप ग्रेड वेपन में बदल सके। तो अब वो रिफाइनमेंट प्रोसेस शुरू करता है और उसकी स्वॉर्ड एक एक करके स्ट्रेंथन सर्कल एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे कर करके इस स्वॉर्ड का स्ट्रेंथनिंग सर्कल और भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होने लगता है, +2 +3, और जब ये स्वॉर्ड स्ट्रेंथनिंग +6 पर आ रही होती है तो काफ़ी रिस्की होता है। तो हमारा बंदा दुनिया के तमाम गॉड से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस बार प्लीज़ मेरी स्वॉर्ड को टूटने से बचा लेना प्लीज़। तो इसकी ये प्रार्थना काम आ जाती है और 6th रिफाइनमेंट सर्कल भी पास हो जाता है। अब हमारा बंदा खुशी से फूला नहीं समा रहा, लिटरली वो पागलों की तरह चिल्ला रहा है कि यस, मैंने कर दिखाया, आज तो मेरा लकी दिन है, तो मैं यहाँ क्यों रुकूँ, अब मैं 7th रिफाइनमेंट सर्कल भी पूरा करूँगा। लगता है इसने ये कहावत नहीं सुनी कि लालच बुरी बला है। एनीवेज, तो अब वो दोबारा स्ट्रेंथनिंग क्रिस्टल अल्टार में डालता है और स्वॉर्ड रिएक्ट करने लगती है और इसकी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। तो स्वॉर्ड लेवल 7 स्ट्रेंथनिंग सर्कल एब्जॉर्ब कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी वेपन बन जाती है। अब हमारे बंदे की आंखों में आंसू आ गए हैं कि ये स्वॉर्ड उसकी आखिरी उम्मीद है। अब उसके पास कुछ भी इन गेम करेंसी नहीं बची और रियल लाइफ में भी उसके हाल कुछ ठीक नहीं है। तो इस स्वॉर्ड की मदद से वो दोबारा टॉप रैंक्स क्लाइम कर सकता है। तो कुछ दिनों पहले हमारे बंदे यूजिन ने डिसाइड किया होता है कि उसकी एज अब 35 हो गई है, तो उसे फाइनली गेम्स को छोड़कर रियल लाइफ पे फोकस करना चाहिए। लेकिन उसने एक बात काफ़ी सोच विचार करने के बाद मान ली कि वो एक आखिर बार इस गेम को एक ट्राई देगा और ये स्वॉर्ड इसमें उसकी मदद करेगी। तो अब उसे अपनी लाइफ के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि उसकी कोई फैमिली या फ्रेंड्स नहीं हैं और उसकी कंपनी वाले और लोन वाले उसे काफ़ी परेशान करते हैं। तो ऐसी ख़राब ज़िंदगी से अच्छा है वो अपनी सारी एनर्जी इस गेम में लगाए। तो यही सोचकर अब वो सोचता है कि वो 7th में नहीं, अब वो 8th रिफाइनमेंट सर्कल में जाएगा और उसके बाद वो अल्टार में एक और रिफाइनमेंट क्रिस्टल डालता है और इसके बाद वो स्वॉर्ड दोबारा तेजी से ग्लो करने लगती है और फाइनली अनफिनिश्ड लेवल 7 रिफाइनमेंट सर्कल स्वॉर्ड पूरी हो जाती है, जो कि अब वाकई में हमारे बंदे की आंखों में आंसू और दिल में उम्मीदें जगा देती है कि फाइनली अब स्ट्रेंथन स्वॉर्ड +8 लेवल के साथ वो अपनी पुरानी ग्लोरी वापस हासिल कर सकता है। लेकिन खुशी ने हमारे बंदे को अंधा कर दिया है। अब वो यहाँ पे भी रुकने को तैयार नहीं है। अरे भाई रुक जा, तेरे पास ऑलरेडी लीजेंडरी वेपन आ गया है। अब वो बोलता है कि अब मैं +9 ग्रेड वेपन की स्ट्रेंथनिंग इस स्वॉर्ड को दूंगा, जिसके चांसेस सक्सेस के सिर्फ पॉइंट पता नहीं कितने सारे 0.12% है। तो इसके बाद उसका दिमाग सटक जाता है। वो सपने देखने लगता है कि अगर लेवल 9 ग्रेड स्वॉर्ड उसके पास आ गई तो उसके पास होगा बंगला, गाड़ी, लड़कियाँ, ऐशो आराम और एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल। तो फिर वो रिफाइनमेंट क्रिस्टल दोबारा अल्टार में डाल देता है और उसकी स्वॉर्ड रिएक्ट करने लगती है। लेकिन फाइनली मैंने कहा था ना, इंसान को ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना चाहिए।
तो इस बार उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और स्वॉर्ड के साथ साथ यूजिन का दिल भी टूट जाता है कि यार ये क्या हो गया, मैं तो यहाँ अपनी ज़िंदगी पलटने आया था लेकिन ज़िंदगी ने मुझे पलट दिया। यूजिन सोचता है उसे कभी भी लेवल 9 ग्रेड अचीव करने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए था। हेल, लेवल 7 ग्रेड का वेपन अगर उसके पास होता तो उसे ऑनलाइन सेल करके अपने लिए एक अच्छा सा अपार्टमेंट तो खरीद ही सकता था। नहीं, इतना भी नहीं, उसे कभी इस गेम के ऊपर अपने 15 साल खर्च ही नहीं करने चाहिए थे जिससे कि वो इतने सारे लोन्स में डूब गया। उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी जीनी चाहिए थी और अब ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ रहे हैं और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि यार अब बस किसी तरह मुझे पीछे पास्ट में भेज दे ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा रिमॉडल कर सकूं और अपनी गलतियां ना दोहराऊं। और तभी न जाने कैसे एक मिस्टीरियस इवेंट ट्रिगर हो जाता है और उसकी आंखें अचानक से बंद हो जाती है, उसका सर हिलने लगता है और फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को अस्पताल में पाता है और उसके सामने एक डॉक्टर होता है जो कि कहता है कि यूजिन कैसे हो तुम, 3 दिनों बाद तुम्हारी नींद खुली है तो क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ डॉक्टर, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँचा? अरे तुम्हें पता नहीं कि तुमने यहाँ पे न्यू कैजुअल एक्सपीरियंस टीम रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया था और उसके पहले टेस्ट के बाद तुम बेहोश हो गए थे। तो असल में कैजुअल एक्सपीरियंस टीम रिक्रूटमेंट ड्यूस एक्स मशीना का बीटा वर्जन ट्रायल है और उसे खेलते खेलते यूजिन को इंजरी हो गई थी। तो अब ड्यूस एक्स मशीना का रिप्रेजेंटेटिव आकर उससे कहता है कि सॉरी, हमारे गेम की वजह से आपको इंजरीज का सामना करना पड़ा, हम पर कोई लॉ सूट फाइल मत करना, हम आपको अच्छा खासा कंपनसेशन देंगे। और ये सारे सीन अब उसे फैमिलियर लगने लगते हैं। तो फाइनली वो रियलाइजेशन में आ जाता है कि वो 15 साल पास्ट में पीछे आ गया है। अब सीन शिफ्ट होता है उसके घर पे जो कि एक वॉर्न डाउन स्लम एरिया में है। तो अब वो खुद को शीशे में देखता है और अपनी बॉडी देख के काफ़ी शॉक हो जाता है कि वो 35 साल का तो लग नहीं रहा, वो अब अपने 20 साल वाली स्टेज में आ गया है। तो क्या उसके 35 साल के एडवेंचर्स उसका मात्र एक सपना था? वो अब भी श्योर नहीं है कि क्या रियलिटी है और क्या ड्रीम। लेकिन एक चीज़ जिसका उसे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है वो है ड्यूस एक्स मशीना, वो गेम जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और उसकी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई। तो ये गेम का इंट्रोडक्शन उसकी एक फीमेल कलीग ने उससे कराया था। वो एक लाइव स्ट्रीमर थी, तो सबसे पहले इस गेम को खेलने के लिए उसने उसी लाइव स्ट्रीमर ने इनवाइट किया था, लेकिन वो लाइव स्ट्रीमर एक प्लेयर के द्वारा पीके हो गई थी। पीके बोले तो उस प्लेयर को एक दूसरे प्लेयर ने मार डाला था और उसके बाद उसने कसम खाई एक हीरो की तरह कि वो अपने साथियों को दोबारा मरने नहीं देगा। हाउ टिपिकल ब्रो, ये सिर्फ एक गेम है, तुम्हें इसे इतना सीरियस ही नहीं लेना चाहिए। एनीवे, क्या कर सकते हैं, वेलकम टू द मानवा वर्ल्ड। तो इसके बाद वो हाई रैंकिंग मॉन्स्टर से लड़ने लगा और ड्रॉप्स को सेल करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया उसने। तो जब ये गेम पहले लॉन्च हुआ था तो शुरुआती सालों में इसके स्टॉक्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई थी, यानी कि अगर वो लूट का माल बेचता तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। लेट से अगर वही माल 3 साल में 100 रुपये का है तो उसकी कीमत 11वें साल में लेट से 5 रुपये की रह जाएगी। तो आखिरकार इतना सब याद आने के बाद वो समझ जाता है कि वो वाकई में 15 साल पीछे आ गया है और वो कोई सपना नहीं था। लेकिन इस बार अपने पुराने डिसीजन से वो पलट जाता है। उसका पुराना डिसीजन था कि वो इस गेम पे की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखेगा, लेकिन इस बार वो ठान लेता है कि इस बार यही गेम उसकी नई जिंदगी का दरवाज़ा बनेगा। और उसके बाद वो VR पॉड में चला जाता है। ड्यूस एक्स मशीना वेलकम्स योर विजिट। और उसके बाद वो VR गेम के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ आने के बाद अनएक्सपेक्टेडली वो बहुत ज़्यादा खुश है। इसके बाद वो अपनी इन्वेंटरी चेक करता है तो उसमें एक वुडन स्वॉर्ड होती है जो कि बेसिकली एक बिगिनर आइटम है जिसका टैग बहुत कम है और रेंज तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब वो इस वुडन स्वॉर्ड के साथ ट्यूटोरियल टावर में पहुंच जाता है और वहां पर वो कार्नेज भी मॉन्स्टर से
स्पार करने लगता है, जैसा कि उसके पिछले रिग्रेशन में हुआ था। वो इसे एक ही झटके में मार देता है क्योंकि ऑफ कोर्स पिछले रिग्रेशन की स्किल उसके पास अब भी है, लेकिन उसके सरप्राइज के हिसाब से इस बार ये भी कुछ ज़्यादा ही टफ है। तो राउंड 2 के लिए उससे अटैक करने आ जाती है और किसी तरह वो उसके अटैक्स को डॉच करता है और वो सरप्राइज हो जाता है कि उसने तो इस बी के वाइटल पॉइंट को अटैक किया था, फिर ये बच कैसे गया। लेकिन फिलहाल वो दूसरी बार उसके वाइटल पॉइंट यानी कि उसके गले पर हमला करता है और एक जोरदार स्टैप कर देता है और उसे मार डालता है। स्टिंगर बी को मारने के बाद उसे रिवॉर्ड के रूप में कार्नेज बी स्टिंगर मिलता है, जो कि एक बेसिकली रैंक डी वन हैंडेड वेपन है जो कि पॉइजन से ढका हुआ है। इसका वार खाने के बाद एनिमी कुछ समय के लिए स्टन हो जाएगा। तो अब हमारा बंदा कॉन्फिडेंस से चमक जाता है कि अब वक्त है इस गेम पर रूल करने का। उसके पिछले रिग्रेशन में उसने इस गेम में कई सारी गलतियां की और ये गेम उसने बस एंजॉयमेंट के लिए खेला, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करेगा। इस बार वो इस गेम के सारे रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करके अपने लिए एक ग्रैंड और लग्जूरियस जिंदगी बनाएगा। अब यूजिन हमें बताता है कि ट्यूटोरियल टावर में टोटल ऑफ 10 फ्लोर्स है। ऑफ कोर्स हर फ्लोर पिछले फ्लोर से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और 10वें फ्लोर पर पहुंचने के बाद आप ड्यूस एक्स मशीना के मेन वर्ल्ड में जा सकते हो। तो बेसिकली हर न्यूबी को कार्नेज बी को मारने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को बस 5 सेकंड ही लगते हैं। उसे ट्यूटोरियल टावर के हर मॉन्स्टर का वीक स्पॉट पता है और उसे उसके सारे अटैक पैटर्न्स भी मुंह जुबानी याद है। अब फाइनली कई सारे फ्लोर्स तक लड़ने के बाद हमारा बंदा लेवल 10 तक पहुंच जाता है और यहाँ पर उसका पॉपअप मेन्यू खुलता है और कहता है योर यूजर नेम हैज बीन रजिस्टर्ड और उसके सामने ऑप्शन आता है कि तुम अब लेवल 10 के बॉस का लेवल सिलेक्ट कर सकते हो, डी, सी या C+। लेकिन ये जानकर वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि पिछले रिग्रेशन में तो उसे ऐसी चॉइसेस नहीं मिली थी, तो इस बार रिग्रेशन अलग कैसे हो गया। तो C रैंक मॉन्स्टर एक D रैंक मॉन्स्टर से 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है और एक C+ रैंक मॉन्स्टर उससे 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। तो अब वो सोच में पड़ जाता है उसे कौन से मॉन्स्टर को चुनना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा बंदा मेन कैरेक्टर है तो ऑफ कोर्स वो सबसे हार्डेस्ट C+ मॉन्स्टर को चुनता है। अब हमारा बंदा लेवल 10 फ्लोर पर चढ़ जाता है और पलक झपकते ही उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद कोरियन सर्वर में हलचल मच जाती है कि वाओ ये कैसे हो गया। एक बंदे ने रिकॉर्ड टाइम में ही 9th फ्लोर की चढ़ाई कर दी है और उसने C+ रैंक मॉन्स्टर को बहुत ही कम टाइम में मार दिया, इनफैक्ट सेकंड्स में। तो लोग इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे। वो सोच रहे हैं कि ये बंदा जरूर कोई हैकर होगा और इसका नाम स्टैग्नेंट वाटर भी है। कैसा अजीब सा नाम है। अब कई सारे प्रो प्लेयर्स इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि ये कैसी स्किल है जो कि गेम में आ गई है, जो कि उनके पास नहीं है। तो इसके बाद बहुत सारे प्रो प्लेयर्स ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इस बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसने कि रिकॉर्ड टाइम में लेवल 9 तक की चढ़ाई कर दी और लेवल 10 को आसानी से हरा दिया, और उसके बाद जल्द से जल्द अपनी गिल्ड में उसे शामिल करना होगा। तो हमारा बंदा ऑलरेडी काफ़ी पॉपुलर है और वो फिलहाल यहाँ पे एक स्केलेटन डेथ नाइट से लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन ये लड़ाई उसके लिए काफ़ी प्रिडिक्टेबल है क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया उसे इस मॉन्स्टर के अटैक पैटर्न्स काफ़ी अच्छे से याद है। तो फिर अपना बी स्टिंगर उसकी आँख में फेंक देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर बहुत सारे स्टन हो जाता है और उसके बाद वो एक फाइनल डिसाइसिव ब्लो उस स्केलेटन नाइट पर लैंड कर देता है, जिसके बाद वो मारा जाता है। अब वो इस अनडेड नाइट का आर्मर देखता है जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है, तो वो इसे खुद के लिए रख लेता है और खुद को इसमें इक्विप कर लेता है, जिससे कि उसे 35 डिफेंस पॉइंट्स मिलते तो है ही, लेकिन एक यूनिक एबिलिटी मिलती है कि जब भी यूज़र से ज़्यादा लेवल का मॉन्स्टर या आदमी हमला करेगा तो ये वेपन उस पर पॉइजन नीडल से अटैक करेगा। वायर बहुत ही बढ़िया आर्मर है। यूजिन बताता है कि इस गेम में स्टैट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइटम्स। तो बेसिकली जिसके पास जितने अच्छे आर्मर और इक्विपमेंट है
वो अपने से ज्यादा रैंक वाले प्लेयर से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। यूजिन प्लान बनाता है कि वो लेवल 10 पर रहकर सारे सी रैंक इक्विपमेंट को हासिल करेगा। तो इसके बाद यूजिन एक्साइटेडली कहीं दौड़कर जाता है और कुछ चेक करने लगता है और इसके बाद उसे एक सरफेस मिलता है जो कि वो बताता है कि एक बार उसने गिल्ड में सुना था कि अगर कोई प्लेयर रिकॉर्ड टाइम में 10th फ्लोर को क्लियर कर दे तो फिर उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो 11th फ्लोर पे जा पाए, जो कि एक सीक्रेट फ्लोर है। तो इसके बाद 11th फ्लोर ओपन अप होने लगता है। आहा, तो 11th फ्लोर बस एक मिथ नहीं थी, ये रियली एग्जिस्ट करता है। लेकिन मुझे इसके लिए बहुत तैयार रहना चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर पहले कभी गया नहीं हूँ और मेरे गिल्ड वालों ने कहा था कि ये अब तक का सबसे ज़्यादा हार्ड हिडन क्वेस्ट होने वाला है, तो मुझे अपनी कमर कस लेनी चाहिए। इसके बाद वो 11th फ्लोर पे चार्ज कर देता है। लेकिन फाइनली मानवा के अंदर मुझे एक सरप्राइज मिलता है। तो यहाँ पर उसका सामना एक ऐसी पावर से हो जाता है जिसके खिलाफ उसे भी स्ट्रगल करना पड़ता है और वो भागने तक का डिसाइड करने की सोचता है। तो ये होता है रैंक एस, टॉर्चर टेक्नीशियन ऑफ द ड्रैगन प्रिजन। रैंक एस मतलब सोच रहे हो आप, ट्यूटोरियल टावर में रैंक एस मॉन्स्टर मतलब कि कंफर्म डेथ, और इसकी फेवरेट पास टाइम पता है क्या है? वो है टॉर्चर करना लोगों को। तो भाई हमारा बंदा बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है और अब हमारे बंदे की सिट्टी पिट्टी गुम कि अब मैं क्या करूं। तो अब वो ग्रीन मॉन्स्टर उस पर लगातार पंचिस फेंकता है जिसे वो बाय द ब्रेथ ऑफ फेयर किसी तरह डॉच करता रहता है। तो यूजिन बहुत बड़ी मुसीबत में है। तो अब वो इस मॉन्स्टर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम व्यूअर्स को देता है कि द टॉर्चर टेक्नीशियन ऑफ द ड्रैगन प्रिजन ये एक बहुत ही रेयर क्रीचर ड्रैगन ट्राइब का था जिसने कि इस गेम को कई सालों तक डोमिनेट किया था। कई सारी गिल्ड्स ने इसे चैलेंज करने की कोशिश की लेकिन बहुत ही कम इसे मार पाए। ये मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा तो है लेकिन तब भी इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तो इससे लड़ने के लिए काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज फेल हो गई और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग टैंकर्स इसके एक ही हिट में मारे गए। तो अब वो खुद से ही बड़बड़ाने लगता है कि एस रैंक टैंकर्स जब इसको झेल नहीं पाए तो अब भला मैं इससे क्या झेलूं। डेवलपर्स ने क्या सोचकर इसे ट्यूटोरियल टावर के 11th फ्लोर पे रखा। तो अब किसी तरह हमारा बंदा खुद की जान बचा रहा है, लेकिन तभी उसे लगता है कि कुछ तो ऑड है और वो कुछ ऑब्जर्व करता है कि जगह जगह इस मॉन्स्टर के शरीर में चेन्स और स्पाइक्स धसी हुई है जिसके कारण इसकी मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो गई है और इसकी वजह से अब ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ से भी हिट नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली एक एस रैंक मॉन्स्टर का नर्फ वर्जन उसके लिए आ गया है। तो अब तो इसे हराने का चांस उसके पास है ही। तो अब ये जानकर वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और अपना फाइटिंग स्टांस ले लेता है और एक नए जोश के साथ अपनी वुडन स्वॉर्ड को उस पे मारने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस मॉन्स्टर का हेल्थ पॉइंट्स है 13 मिलियंस, जो कि बहुत ज़्यादा है, और जो हमारे बंदे के स्वॉर्ड अटैक्स का डैमेज है वो है बहुत ही कम, लेट से 25 से 30 के बीच। लेकिन ये जानकर हमारे बंदे को कोई पैनिक नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी वुडन स्वॉर्ड में एक प्रॉपर्टी है कि वो ट्यूटोरियल टावर में इंडिस्ट्रक्टेबल है। तो बेसिकली अगर वो कई दिनों तक इस मॉन्स्टर को मारता रहे अपनी स्वॉर्ड से तो आखिरकार वो इस मॉन्स्टर को हरा ही देगा। और उसे इस मॉन्स्टर के सारे अटैक पैटर्न्स तो याद है ही, तो उसे बस इतना करना है कि कई दिनों तक पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसके हर अटैक को डॉज करना है कि उसका एक अटैक भी लीथल हो सकता है। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, लेकिन एनीवे हमारे बंदे के लिए ये इजी है क्योंकि वो ऑफकोर्स एक फॉर्मर एस रैंकर रह चुका है। तो इसके बाद स्टेमिना का खेल शुरू हो जाता है और इन दोनों के बीच कई दिनों तक फाइट चलती हुई है। अब हमारे बंदे को अपने एक्सपीरियंस से इस गेम का एक हैक भी पता है कि वो इस मॉन्स्टर के ब्लाइंड स्पॉट में जाकर लॉग आउट हो सकता है और फिर रियल वर्ल्ड में खाना पीना खाकर वापस उसी जगह स्पॉन होकर अपनी फाइट दोबारा कंटिन्यू कर सकता है। इस वजह से वो आराम से इस मॉन्स्टर को ठिकाने लगा सकता है। तो इसके बाद ये लड़ाई कंटिन्यू होती है और आखिरकार एक हफ्ते बाद वो इस मॉन्स्टर को हरा देता है। उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा कि उसने इतने ज़्यादा लेवल के मॉन्स्टर को आखिर हरा दिया।
और उसका लेवल हो गया 32, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। इस पॉइंट पे हाईएस्ट रैंक प्लेयर की है 25 या 26 और हमारे बंदे की अभी से 32 है, तो उसे एक अच्छा हेड स्टार्ट मिल चुका है। लेकिन तब भी हमारा बंदा कहता है कि उसका लेवल तो बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुका है, लेकिन इस गेम में लेवल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट करते हैं प्लेयर के इक्विपमेंट्स। तो उसे जल्दी से जल्दी अपने आइटम्स को अपग्रेड करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के आइटम्स कलेक्ट करने होंगे। हमारे बंदे को उस ड्रैगन मॉन्स्टर को हराने के बाद चिज़ल ऑफ डेथ नाम का डैगर रिवॉर्ड में मिला है, जो कि उसे 900 अटैक बफ देता है और इसकी यूनिक एबिलिटी ये है कि ये किसी भी तरह के होली मैजिक को रिपेल कर देता है। अब वो सोचता है कि उसके पुराने रिग्रेशन में चिज़ल एक हाई क्लास एस रैंकर के हाथ में था, जिसे कि लोग गॉड ऑफ कैलामिटी भी कहते थे। इस वेपन का डैमेज बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन इसका एंटी होली एट्रीब्यूट इसे सबसे ज़्यादा खास बनाता है। और अब एक एस ग्रेड वेपन हाथ में मिलने के बाद वो सारे प्लेयर से रेस में कई ज़्यादा आगे पहुंच चुका है। लेकिन तभी सिस्टम पॉपअप आ जाता है, यू विल नाउ लीव द ट्यूटोरियल टावर, प्लीज सिलेक्ट अ रेस टू ज्वाइन, ड्रैगन्स या डीमंस। तो बेसिकली हमारे बंदे के पास दो चॉइस है, या तो अपनी रेस ड्रैगन में चुने या डीमंस में, लेकिन वो ह्यूमन रहना चाहता है। लेकिन तब भी सिस्टम कहना चाहता है कि क्या तुम ह्यूमन ही रहना चाहते हो? तो बंदा कहता है ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर उसने दोनों में से किसी एक को ज्वाइन कर लिया तो फिर वो उनके ओवरलॉर्ड्स के रूल से बंध जाएगा। लेकिन अगर वो ह्यूमन रहा तो वो दोनों को हंट कर सकता है और दोनों से पॉइंट्स फार्म कर सकता है। तो अब फाइनली हमारा बंदा ड्यूस एक्स मशीना के मेन वर्ल्ड में आ जाता है, बिगिनर विलेज में, और लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं कि व्हाट्स द डील विद दिस गाय, कैसा अजीब सा लड़का है, इसने तो कोई कपड़े भी नहीं पहने हैं। लेकिन तभी एक गैंग वाले उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, ए तुम, हमें तुम्हारी डैगर काफी पसंद आई, तो इसे कितने में बेचोगे? हमें पता है कि ये डैगर तुमने कहीं से चुराई है, क्योंकि नो वे तुम जैसा वीक बंदा इसे जीत सकता है। तो बेसिकली ये लोग उसका चिज़ल उससे लूटना चाहते हैं। तो अब ये लोग उसे धमकाने लगते हैं, लेकिन हमारे बंदे को ऑफ कोर्स कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक ही बार में इन सबको लेवल अप कर सकता है। तो अब यूजिन कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं यूंग्स, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इससे अच्छे वेपन्स कहाँ पर रखे हैं और मुझे खुशी होगी कि मैं आपको वहाँ पर लेकर चलूँ। तो ऑफ कोर्स ये बेवकूफ़ लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और वो कहता है, तो चलिए चलते हैं उस जगह पर जो कि बहुत आइसोलेटेड है और जहाँ पर कोई भी नहीं है, जहाँ पर ये सारे सामान रखे हुए हैं। अरे यार, इनकी किस्मत बहुत ख़राब है। अब मेन कैरेक्टर इनकी पूरी तरह से बजाने वाला है। तो अब वो सारे लोग फाइनली एक सुनसान जगह पे चले जाते हैं और अब यूजिन कहता है कि मैं तुम लोग को जानता हूँ, तुम लोग सारे लेवल 15 के प्लेयर्स हो जो कि यहाँ पे नए नए लेवल 10 न्यूबीज को हरास करते हो और उनके वेपन्स और इक्विपमेंट्स चुरा के बेच देते हो। तो ये सुनकर गैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन अब क्या फ़ायदा, मेन कैरेक्टर ने मन बना लिया है कि वो इनको अब यहाँ पर निपटा डालेगा। अब वो लोग इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन यूजिन स्विफ्टली इन सब का काम लगा देता है और एक एक करके ये लोग नॉकआउट होने लगते हैं। और फाइनली जब सब मारे जाते हैं और उनका बॉस ही बचता है, जो कि डर के मारे दीवार के पीछे छुप जाता है, तो वो यूजिन से पूछता है कि अरे यार, तुम्हें तो न्यूबी होना चाहिए था, तो तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो? लेकिन हमारा बंदा उससे कुछ बताने के मूड में नहीं होता और तुरंत ही उसका भी लॉग आउट कर देता है। अब इन सारे मवालियों का सफाया करने के बाद वो उनके आइटम्स टूटने लगता है, तो बॉस से उसे रैंक डी की स्लाइम एसेंस मिलती है, जिससे कि वो कई तरह के पोशंस और दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि उसके पास ये आइटम आ गया है, क्योंकि उसकी जानकारी के हिसाब से एक डंजन क्लियर करने में ये उसके बहुत काम आने वाला है। तो अब वो सिस्टम से चेक करता है कि उसने स्केलेनेट नाइट को मारकर जो आर्मर मिला था उसे ऑक्शन में रखा था। तब उसको चेक करता है और उससे दिखता है कि आर्मर बिक गया है। चेक करने के बाद उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसे 85 मिलियन करेंसी इन गेम मिल गई है और ये जानकर वो खुशी के मारे पूरी तरह से स्टन हो जाता है।
कि यार ये तो रियल लाइफ में बहुत सारा पैसा है, ये तो बस एक मियर C+ रैंक इक्विपमेंट था जो उसे इतना सारा पैसा दे गया। तो अब वो ठान लेता है कि वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके इस तरह के कई सारे इक्विपमेंट को इकट्ठा करके बेचेगा और बहुत सारा पैसा कमाएगा, क्योंकि जब तक ये गेम नया है उसके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे और इस बार इस गेम से वो बहुत सारा पैसा बनाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद, तो हमारा बंदा एक नए डंजन को स्काउट करने निकलता है और उसे एक टावर दिखता है, द शेकिंग डीमन मेज रैंक C डंजन। तो उसने स्लाइम जेलीज से अपने लिए बूट्स बना लिए हैं, इससे उसकी मूवमेंट स्पीड में +10 बफ मिला है और उसको इसे इक्विप करने के बाद ऐसा लगता है मानो लगातार कोई इसके पैरों की मसाज कर रहा हो, तो काफी गुड फील कर रहा है। अब वो सोचता है कि चलो अब मैं चलता हूँ वो आइटम को हासिल करने के लिए जो कि लीजेंडरी S रैंकर अर्थक्वेक आर्चर कभी यूज किया करता था, लेकिन इस बार वो मेरा होगा। और वो एक नए हौसले के साथ चला जाता है उस डंजन की ओर। उसके पुराने रिग्रेशन में आर्चर एक अनपॉपुलर जॉब थी, क्योंकि जैसे जैसे आर्मर स्ट्रांग होते गए तीर आर्मर से टकराकर डिफ्लेक्ट हो जाते थे, जिसकी वजह से आर्चर्स बहुत वीक हो गए। लेकिन तभी एक S रैंक आर्चर आया जिसने कि पूरे गेम का नक्शा पलट कर दिया। वो अपने बो एंड एरो के साथ साथ एक स्पेशल आइटम का इस्तेमाल भी करता था जो कि आज तक एक मिस्ट्री है, और उसका मेन टारगेट लोगों के एंकल्स होते थे, जिसकी वजह से उसे अर्थक्वेक आर्चर नाम दिया गया और आज वो उसी की तलाश में आया है। अब इस डंजन के अंदर उसका सामना उसके सबसे पहले मॉन्स्टर रैंक C ओनी से हो जाता है। तो ओनीज में बहुत गजब की पावर होती है और ये अपने पैर को जमीन पे मारकर एक छोटा सा अर्थक्वेक भी बना सकते हैं, जिससे वो अपने डीमन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। आई मीन अपोनेंट, सॉरी अबाउट दैट। तो अब हमारा बंदा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ओनी नहीं, कई सारे ओनीज होते हैं और वो झुंड में इस पर हमला कर देते हैं। लेकिन तब भी वो काफी स्किलफुली एक एक करके इनकी गैंग वालों को मारने लगता है, किसी तरह डॉज करता हुआ, कभी उड़ता हुआ और कभी स्टेप करता हुआ। लेकिन तब भी ये झुंड बहुत बड़ा है, तो सबको मारने का टारगेट करेगा तो इसमें उसे कई घंटे लग जाएंगे। तो फाइनली उसे दिखता है एक लकड़ी का दरवाजा, तो अब उसकी तरफ भागता है और दौड़कर उसके अंदर चला जाता है। तो दरअसल ये भी उसके प्लान का हिस्सा था। तो इस कमरे के अंदर एक सीक्रेट पैसेजवे है जहाँ से कि वो शॉर्टकट ले सकता है, लेकिन इसी पैसेजवे की रक्षा करता है एक मॉन्स्टर जो कि होता है रैंक C+ रेड ओनी, वन ऑफ द 7 ग्रेट डीमंस। लेकिन ये जितना पावरफुल है ये उतना ही ज्यादा बेवकूफ भी है। तो हमारे बंदे को इससे फेस ऑफ करते हुए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि वो अपने नॉलेज का इस्तेमाल कर इसे हरा सकता है। तभी वो अपने अर्थक्वेक स्किल का इस्तेमाल करता है और यूजिन किसी तरह उसे डॉज करता है, लेकिन तभी सिचुएशन बद से बदतर होती हुई दिखती है और हमारे बंदे के पीछे ओनीस का एक बहुत बड़ा ग्रुप आ जाता है जो कि उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी हमारे बंदे के चेहरे पर एक चौड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि तुम्हें लगता है तुमने मुझे फंसा लिया, लेकिन इट्स गेम ओवर फॉर यू। तो फिर ओनीस एक एक करके मिस्टीरियसली मरने लगते हैं। तो अब यूजिन बताता है कि ये उसके वेपन चिजल ऑफ डेथ का कमाल है। तो चिजल ऑफ डेथ अगर एक बार आपको हिट करेगा तो वो हर सेकंड आपकी 0.01% हेल्थ लेता जाएगा, यानी कि इनफाइनाइटली आपकी हेल्थ जब तक 0 नहीं होगी तब तक वो घटती रहेगी। यानी एक बार आप इससे हिट हो गए तो आप बच नहीं सकते। और अब बस रेड ओनी और हमारा बंदा ही यहाँ पर जिंदा है और अब रेड ओनी उस पर फायर अटैक कर देता है और वो किसी तरह एक पत्थर के पीछे छुपकर इससे बचता है। अब रेड ओनी अपने अर्थक्वेक अटैक का इस्तेमाल करता है और इससे वो किसी तरह जंप करके डॉज कर लेता है, जिसमें उसकी मदद उसके स्लाइमी जूते करते हैं जो कि उसे अच्छा खासा फीट डिफेंस देते हैं। तो अब रेड ओनी और यूजिन की बैटल चलती है एग्जैक्ट टू बी 3 आवर्स और 3 घंटों के बाद एज एक्सपेक्टेड रेड ओनी मारा जाता है। अब यूजिन कहता है कि अब मुझे आगे जाना चाहिए,
यहाँ पर 2 और C+ रैंक मॉन्स्टर्स होंगे रेडोनी जैसे, जिन्हें हराने के बाद मुझे फाइनली लेजेंडरी आइटम मिल जाएगा। तो इसके बाद वो आसमान की तरफ देखता है और उसे उसका अपना अगला शिकार मिल जाता है, जो कि होता है रैंक C+ वेट स्पाइडर, जिसकी खासियत ये होती है कि ये मकड़ी की तरह जाले तो बुन ही सकता है, लेकिन ये सुपरसोनिक स्पीड से हवा में उड़ भी सकता है। तो अब इसके और यूजिन की फाइट शुरू हो जाती है। ये मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा तेज है और यूजिन को भी इसे डॉज करने में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है, लेकिन तब भी यूजिन को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि फाइनली अपने रिग्रेशन के बाद उसे कुछ टक्कर वाले सॉलिड मॉन्स्टर मिल गए, नहीं तो वो इतने दिनों से बोर ही हो रहा था वीक मॉन्स्टर्स को मार मार कर। अब यूजिन एक सेट दिशा में भागता है और भागते भागते वो एक खाई से नीचे कूद जाता है और उसके पीछे पीछे वेट स्पाइडर भी आ जाता है। लेकिन तभी एक चट्टान के पीछे से एक धमाका होता है और हमारा बंदा सोचता है कि अब मेरा प्लान काम कर गया, देयर इज नो वे कि अब ये बंदा अपनी टेरिटरी में किसी को टॉलरेट करेगा। तो दरअसल अब ये लोग लॉन्ग स्वॉर्ड नीडल किंग कोबरा, जो कि तीसरा रैंक C+ मॉन्स्टर है, उसकी टेरिटरी में आ गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और वेनमस है। और अब वो मौका देखकर यहाँ से कट लेता है और एक पीक पर क्लाइम करते हुए खाई से ऊपर पहुंच जाता है। अब यहाँ से बैठकर वो दोनों मॉन्स्टर्स को एक दूसरे को मारते हुए देखेगा, क्योंकि वेट स्पाइडर गुस्से में इतना पगला जाता है कि फिर वो लड़ना रोकता नहीं है। और लॉन्ग स्वॉर्ड नीडल किंग कोबरा कुछ भी हो जाए अपने इलाके में किसी की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं करता, तो ये दोनों एक ना एक को तो मार के रहेंगे ही। तो अब दोनों मॉन्स्टर्स की लड़ाई शुरू हो जाती है और हमारा बंदा इसे खूब इंजॉय कर रहा है। तो अब सीन शिफ्ट होता है कोरियन सर्वर पे, जहां पर कि लॉन्ग स्वॉर्ड किंग कोबरा और वेट स्पाइडर को मारकर जो ड्रॉप्स मिले हैं C+ आइटम के, उसे देखकर न्यूबीज काफी ज्यादा हक्के बक्के है कि यार इतने प्रीमियम क्वालिटी के आइटम्स आखिर बेच कौन रहा है, हमें जल्द से जल्द इन्हें खरीदना होगा, पर ये तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। आर यू किडिंग मी? 60 मिलियन, 65 मिलियन। तो ऑक्शन में पूरा बवाल मच गया है कि क्या बवाल आइटम आ गए हैं और हमारा बंदा अपने रूम से अब पैसे छाप रहा है। वाह यार, काश मेरी ऐसी ज़िंदगी होती। एनीवेज, लेकिन वो ये सब देखकर एंजॉय कर ही रहा होता है कि तभी उसका फ़ोन बजता है। इसके अंकल का फ़ोन आया है, तो अब वो ना चाहते हुए भी कॉल उसे पिक करना पड़ता है और वो कहता है हेलो, लेकिन उसके अंकल उल्टा उस पे डांटने लगते हैं। तो कैसा है तू बास्टर्ड, इतने दिन हो गए, अपने बूढ़े अंकल से मिलने क्यों नहीं आया? सॉरी अंकल, मैं इन दिनों थोड़ा बिजी था, यू नो, काम वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन इसके अंकल उसकी सारी हरकतें जानते हैं कि मुझे पता है तू कुछ काम वाम नहीं करता है, सारा दिन गेम खेलता है, तो कभी अपने बूढ़े अंकल को आके मिलता क्यों नहीं? जल्दी से कल सुबह सुबह मेरे घर आ जाना, हम कल तुम्हारे पेरेंट्स की टूम को विजिट करेंगे, तो भूलना मत। और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द ये वीडियो गेम वाली आदतें छोड़ दो और एक प्रॉपर एडल्ट की तरह एक्ट करना शुरू करो। यू नो ऑल दैट ग्रोन अप स्टफ कि भाई बड़े हो जाओ, जिम्मेदारी लो वगैरह वगैरह। लेकिन अंकल जानते नहीं कि हमारा बंदा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रिच हो चुका है। एनीवेज, तो अब हमारा बंदा ड्यूस एक्स मशीना पे लॉगिन कर लेता है और इस बार आया है वो ब्रूटल डेजर्ट एरिया बी में, जहाँ पर कि वो एक इजिप्शियन बेस्ड सिविलाइजेशन में कुछ ढूंढने आया है। जिस डंजन में वो आया है वो बहुत ही खतरनाक है और वहाँ आइडियली उसे एक पार्टी अपने साथ लानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उसे बहुत सारा पैसा बनाना है तो वो अकेला ही आया है ताकि शेयरिंग ना करनी पड़े। तो फाइनली वो कुछ ऐसा करता है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो जो उसका ऊँट रहता है वो उसे ही मार डालता है। अरे यार, एनीवेज मानवा है तो ऊँट मर जाता है और अब ये हमारे बंदे का प्लान था। तो इसके बाद खून की स्मेल सूंघकर इस डेजर्ट का मॉन्स्टर सैंडवर्म जाग जाता है और वो प्रकट होता है रैंक K+ सैंडवर्म मॉन्स्टर, जो कि वूपिंग 50 मीटर बड़ा होता है। तो अब हमारे बंदे ने प्लान बनाया था कि वो पहले तो इसे ब्लड की खुशबू से अट्रैक्ट करेगा, इसके बाद वो इसे अपने पीछे भगाएगा, लेकिन क्यों ये आगे पता चलेगा। अब भागते भागते वो सोच रहा है कि पिछले रिग्रेशन में
वो इसे हरा नहीं पाया था, क्योंकि इसकी चमड़ी इतनी थिक है कि उसके S+ वेपन्स भी फेल हो गए थे। लेकिन इस बार उसके पास एक सॉलिड प्लान है। तो वो पिरामिड की तरफ भागने लगता है और वो पिरामिड के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पर उसे एक ओपनिंग दिखती है, जिससे कि वो इस पिरामिड के अंदर पहुंच जाता है। रूइंस ऑफ एन एंशिएंट फॉरगॉटन सिविलाइजेशन, बेसमेंट लेवल 7। तो बेसिकली एक टनल्स का मेज होता है और किसी मेज में सैंडवॉर्म फंस के घूम गया है। तो अब फाइनली कुछ देर के लिए उसका छुटकारा सैंडवॉर्म से छूट गया है। तो बेसिकली यूजिन का प्लान ये है कि वो सैंडवॉर्म का इस्तेमाल करेगा इस पिरामिड के बॉस मॉन्स्टर को मारने के लिए, और जब तक वो दोनों लड़ेंगे वो यहाँ के ट्रेजर्स को ढूंढेगा और उसे लूट लेगा। और तभी वो फटाफट बॉस रूम पे जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि बॉस रूम खुला क्यों है, क्या यहाँ पर कोई आ गया है, लेकिन कैसे? अभी तक तो इसकी जानकारी सिर्फ मुझे थी। लेकिन तभी उसकी सामना होता है एक रियल प्लेयर से। ओहो, तो लगता है कि मेरे अलावा भी कोई और यहाँ पर आया है, और उसका एक टीममेट जो कि पॉसिबली एक नाइट है वो भी यहाँ पे आया होता है। तो ये लोग मुझे शक्ल से कोई टॉप रैंक एडवेंचरस लगते हैं। तो हमारा बंदा इन्हें देखकर पहचान जाता है, क्योंकि पिछले रिग्रेशन में ये उसके साथ कभी साथी रहा करते थे। तो इन दोनों के नाम होते हैं यू और दा यू। तो अब लड़की पूछती है कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे इस रेड के लिए। तब उससे अपने पिछले रिग्रेशन के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं कि कभी इस लड़की ने उससे प्रपोज किया था कि ओप्पा क्या आप मुझसे शादी करोगे। और जो मैंने आपको पहले चैप्टर में लाइव स्ट्रीमर के बारे में बताया था वो यही लड़की थी, और इसी लड़की की वजह से उसे कई सारे लोन लेने पड़े, जिसकी वजह से उसकी लाइफ एकदम एस होल में चली गई। यूजिन ठान लेता है कि इस लाइफ में वो इस लड़की को अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देगा। नो सिंपिंग। अब वो लड़का कहता है कि वो यहाँ पर अपनी बहन के साथ 2 बार आया, लेकिन दोनों बार वो मारा गया। तो इस मॉन्स्टर को सोलो क्लियर करना इम्पॉसिबल है, तो तुम्हें हमारे साथ आ जाना चाहिए। लेकिन हमारा बंदा समझ जाता है कि ये लोग उसका इस्तेमाल बस एक डिस्ट्रैक्शन और मीट शील्ड की तरह करना चाहते हैं। लेकिन हमारे बंदे के दिमाग में कुछ चौरी खिचड़ी पक रही है, तो वो इनकी इस रिक्वेस्ट पर मान जाता है कि श्योर चलते हैं। हमारे बंदे के मन ही अंदर इन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रज है कि पिछली लाइफ में जो इन लोगों ने उसके साथ किया था, अब वो इंटरेस्ट के साथ इन लोग को वापस देगा। तो इसके बाद ये लोग डंजन के अंदर एडवांस शुरू कर देते हैं, और ये लोग पहुंचते हैं बॉस रूम के अंदर, जहां पर कि एक अनडेड मॉन्स्टर बैठा हुआ होता है, जो कि इनकी प्रेजेंस को सूंघ लेता है। प्रेजेंस को महसूस करके वो अपनी छड़ी को जमीन पे मारता है अपनी पावर्स को जगाने के लिए। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि हम सब क्लोज कॉम्बैट करना जानते हैं, तो हमें एक साथ चिपक के रहना चाहिए। लेकिन जब वो लोग एक साथ आते हैं तो उन्हें यूजिन कहीं दिखाई नहीं देता। तब वो लोग चौंक जाते हैं कि ये कहाँ चला गया। ये जानकर लड़की बहुत गुस्से में हो जाती है कि एस वर्ल्ड, ये क्या हो गया। हमें बस एक आदमी की ज़रूरत थी जो कि अपने जान को जोखिम में डाल के इस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट कर सके, फिर हम इसे हरा देते। लेकिन इस लड़के की वजह से सारा प्लान गुड़ गोबर हो गया। अब वो लोग भागने के लिए वापस दरवाजे की तरफ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि डोर नॉब तो टूट गया है। अब ये देखकर उनके दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो जाता है कि अरे यार, डोर नॉब भी टूट गया, ये सब भी उसी लड़के की चाल होगी। ऐसा क्या कर दिया हमने उसके खिलाफ कि वो इस लेंथ तक गया हमें स्क्रू अप करने के लिए। तो अब ये लोग मरते क्या ना करते। तो अब ये लोग किसी तरह मजबूरी में इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब लड़की कहती है कि ये मुसीबत तो है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इस मॉन्स्टर को हराकर हम लोग पायोनियर्स बन जाएंगे। तो बेसिकली पायोनियर्स मतलब ड्यूस एक्स मशीना गेम के टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में वो ये लोग आ जाएंगे। तो अब ये मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है। तो ये है रैंक बी मॉन्स्टर नेमलेस क्वीन। तो इसके पास टेलीपैथी की एबिलिटीज है और साथ ही साथ ये अनडेड मॉन्स्टर्स को कमांड भी कर सकता है। तो इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है और किसी तरह वो नाइट
इसके वेपन को अपनी शील्ड से ब्लॉक करके खुद का बचाव कर पा रहा होता है और इसकी बड़ी सी शील्ड के पीछे छुपकर वो लड़की अपने डैगर्स को निकालकर इस पर क्विक हमले करती है। तो सबसे पहले इसके भाले चलाने वाले हाथ को मैं अपने डैगर से काट डालूंगी और इसके बाद फाइनल ब्लो ये नाइट अपनी स्वॉर्ड से करेगा। तो लड़की कहती है फोकस रखो, नेमलेस क्वीन का हिट पॉइंट्स या हेल्थ बहुत ही कम है, तो हमें बस कुछ ही अटैक्स करने हैं और जीत हमारी होगी। और इसके बाद वो दोनों अपनी स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू करते हैं और किसी बड़ी सी कढ़ाई के अंदर छुपकर ये सब यूजिन देख रहा होता है कि इम्प्रेसिव, ये लोग तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये लोग टॉप 30 रैंकर्स ऐसे ही तो होंगे नहीं। लेकिन वो कहता है कि ये लोग नेमलेस क्वीन के बारे में ऐसी जानकारी नहीं जानते जो कि मैं जानता हूँ, जिस कारण से कि ये बहुत ज़्यादा स्केरी है। तो अब ये दिखने लग जाता है उन दोनों को भी। तो नाइट नोटिस करता है कि सडनली नेमलेस क्वीन का अटैक पैटर्न चेंज हो गया है और उसकी स्पीड भी लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो उसके लिए इसके अटैक्स को ब्लॉक करना भी बहुत मुश्किल हो गया है और अब उसने ये शील्ड भी तोड़ डाली है और अब वो लड़की भी नेमलेस क्वीन के पास नहीं आ पा रही है क्योंकि उसके अटैक इतने शार्प हो गए हैं। अब इतने पास आकर जैसे ही नेमलेस क्वीन उस लड़की का काम तमाम करने वाली होती है कि तभी अचानक से कुछ चीज उसे अटैक को ब्लॉक कर देती है और ये होता है यूजिन, जो कि एक ही बार में नेमलेस क्वीन का सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन ऑक्सीमोरोनिकली ये जानकर वो लड़की खुश होने के बजाय बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि बास्टर्ड, डिड यू जस्ट टेक द लास्ट हिट, क्या तूने ही आखिर हिट इस मॉन्स्टर पे डील किया। अब वो नाइट भी चिल्लाता है कि ये सब तेरा प्लान था, तूने हमें यूज किया, तूने दरवाजे को भी डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि हम यहाँ पे अटके रह सके। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारा भी तो यही प्लान था मुझे यूज करने का, मैंने तो बस वही किया जो तुम जैसे लोग डिजर्व करते हैं। लेकिन तभी पॉपअप मेन्यू खुलता है, You have successfully defeated the nameless queen and there is at least one female player in the party। और तभी एक दूसरा हिडन क्वेस्ट ट्रिगर हो जाता है, Ruins of an ancient forgotten civilization। तो अब ये लड़का और लड़की को तो एडवांस नॉलेज है नहीं, तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हिडन क्वेस्ट क्या है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि यूजिन तो गायब है। लेकिन तभी ये लोग थोड़े कंफ्यूज हो ही रहे होते हैं कि लड़की को अचानक से कुछ होने लगता है, ऐसा लगता है कि वो क्रेजी होती जा रही है और उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी समा रही होती है और उसको एक ईविल ऑरा ढक लेता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। और फिर वो कहती है यू डिस्गस्टिंग मेल्स नील बिफोर मी, यानी बेसिकली वो एक ऐसी मॉन्स्टर बन गई है जो कि सारे मेल एडवेंचरर्स को हेट करती है। तो अब यूजिन बताता है कि इस डंजन को क्लियर करने की रिक्वायरमेंट है कि आपकी पार्टी में कम से कम एक फीमेल प्लेयर होनी चाहिए जो कि नेमलेस क्वीन के मारे जाने के बाद उसकी पावर्स को धारण कर सके।